चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं। एक ही दिन का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर छोटा है बट एग्जाम में 4 या 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखो नाम से तो पता लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन मतलब इसका लेना देना किससे है, डॉक्यूमेंट से है। किसी चीज को डॉक्यूमेंट करना मतलब किसी चीज का रिकॉर्ड रखना। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड्स। इसके कई नाम है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, पहले तो बोलते हैं कीपिंग रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स रखना। इसके और नाम है वर्किंग पेपर्स, और नाम है ऑडिट फाइल। किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग पेपर या राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट फाइल। अब ये एक्चुअली में होती क्या चीज है ये समझिए। ये ऑडिटर, ऑडिटर का काम क्या है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा काम है ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना। ऑडिट रिपोर्ट किस चीज पर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे कौन बना कर देगा, मैनेजमेंट, क्लाइंट। तो ये क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर मुझे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है। क्लाइंट यानी कि कंपनी, ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। What is the meaning of audit documentation? Audit documentation is the bridge. Audit documentation is the bridge between audit report and financial statement. यानी कि देखो अगर दो जगह के बीच में गैप हो तो उसके भी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने के लिए क्या बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है। तो ब्रिज क्या करता है, गैप को फिल करने के लिए यूज होता है। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन, ये काम करता है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर की जो ओपिनियन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, देखो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कीपिंग रिकॉर्ड, किस चीज का रिकॉर्ड, कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैंने किसी क्लाइंट से पैसे लिए और ऑडिट रिपोर्ट दे दी, ठप्पा लगा के दे दी। ऑडिट मैंने की ही नहीं, क्योंकि सीए के स्टैम्प और साइन की वैल्यू होती है ना, तो मैं ठप्पा लगा के दे दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां पर क्या हो सकता है, कल को इंक्वायरी हो सकता है कि आपने इस कंपनी की ऑडिट की थी, कहता जी मैंने कंपनी की ऑडिट की थी। तो आपने फाइल जरूर मेंटेन की होगी, आपने वर्किंग पेपर तो जरूर मेंटेन किए होंगे कि आपने इसकी ऑडिट कैसे की। मुझे वो फाइल देखनी है। अब ये मुझे कौन आ गया, कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो फाइल डिमांड कर सकते हैं, एग्जांपल नाफरा वाले, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कल को किसी सीए के खिलाफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगता है कि सीए ने ऑडिट ढंग से नहीं की, तो उस सीए के पास क्या प्रूफ है कि मैंने ऑडिट की थी और ढंग से की थी, वर्किंग पेपर्स। आपको अपने वर्किंग पेपर लाने पड़ेंगे। तो परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, ये इस चीज की डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा बताइए, ऑडिट एविडेंस कैसे मिलते हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंसेस। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का प्रूफ है,
कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से मुझे ये एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। ये इस बात का प्रूफ है कि मैंने अपनी ऑडिट जो है वो एज पर एसेज परफॉर्म की है। परफॉर्मेंस एज पर टेक्निकल स्टैंडर्ड, ऑडिट परफॉर्म करते हुए जो जो स्टैंडर्ड्स मुझे परफॉर्म करने थे, जैसे कि एग्जांपल एसेज, वो मैंने परफॉर्म किए हैं। इन शॉर्ट, डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का एविडेंस है? इन सब चीजों का, कि मैंने ऑडिट की है, मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, और मैंने ऑडिट एज पर एसेज किए, मेरे पास इस चीज का क्या है? प्रूफ है। उसके बाद ही मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या दिया है? ओपिनियन दी है। ठीक बात है। जब तक ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना हो, वो ऑडिट ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता। ये सुना है ना? चलो इसी के आगे, सर मैंने ऑडिट स्टार्ट की है, सपोज करो 10 अप्रैल को स्टार्टेड द ऑडिट, जी, और मेरी ऑडिट खत्म हुई है सपोज करो 30 अप्रैल को, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और मैंने ऑडिट रिपोर्ट क्या कर दी है? इश्यू कर दी है। इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा कितने दिन लग गए ऑडिट में बताओ? लगभग 20 दिन लग गए। मैंने 10 अप्रैल को ऑडिट स्टार्ट की और 30 अप्रैल को ऑडिट खत्म हो गई, तो 20 दिन क्या किया मैंने? 20 दिन मैंने ऑडिट परफॉर्म की। इस ऑडिट की परफॉर्मेंस के दौरान मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे। मैनी डॉक्यूमेंट्स आर obtained ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट किस चीज के हैं? मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, मैंने ऑडिट एविडेंस लिए हैं, और मैंने अपनी ऑडिट एज पर ऐसे की है। ओके, ऑडिट रिपोर्ट दे दी। हाँ, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी, उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है? फाड़ के फेंक दूं या रखने हैं? रखने हैं। तो इसे बोलते हैं असेंबली, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल या डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंबल करना? इकट्ठे करना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है ना, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके तुम्हें एक फाइल में लगाने हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ऑडिट फाइल या डॉक्यूमेंटेशन। ये बन गई ऑडिट फाइल। ये ऑडिट फाइल सी अपने साथ लेके जाता है, ये ऑडिट फाइल सी अपने साथ लेके जाता है, टू बी केप्ट बाय ऑडिटर, और ऑडिटर अपने ऑफिस में इसको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक संभाल के रखता है। फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स, अगले 7 साल तक आपको ये फाइल संभाल के रखनी पड़ेगी। हमें अपने क्लाइंट्स के रिकॉर्ड 7 साल तक संभाल के रखने पड़ते हैं। इससे एमसीक्यू आ सकता है कि ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन कितने साल तक संभाल के रखनी पड़ती है? 7 साल। बट सर हमने तो कुछ 8 साल सुना हुआ था। 8 साल तक कंपनी को अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। कंपनी अपने रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करेगी? 8 साल तक। मैं अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कब तक मेंटेन करूंगा? 7 साल तक। क्लियर? और ये फाइल असेंबल करते हुए क्या जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट में असेंबल करूं? ध्यान से समझना। जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मेरे को कुछ परचेज के बिल ऐसे मिले जो ओरिजिनल नहीं थे, तो मैंने वो उसकी फोटोकॉपी रखी हुई थी,
बाद में मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन तो करना ही होता है ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले कि सर कुछ इश्यूज है। मैनेजमेंट बोलती है बताओ सर क्या इश्यूज है। ये कुछ परचेज के बिल थे जो ओरिजिनल नहीं है। मैनेजमेंट कहती है सर हम अभी दिलवा देते हैं आपको। मैनेजमेंट ने परचेज के ओरिजिनल बिल अरेंज करवा दिए। कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास ऐसे थे जिसपे मैनेजमेंट की सेंक्शन होनी चाहिए थी, उस पर सेंक्शन नहीं थी। तो मैंने कहा सर ये 2-3 एविडेंस है, 2-3 मेरे पास परचेज के बिल है जिसके ऊपर आपकी सेंक्शन नहीं है। डायरेक्टर ने कहा सर एक्चुअली ये जिस दिन की परचेज के बिल है उस टाइम में कंपनी से बाहर गया हुआ था, तो इसलिए मैं सेंक्शन दे नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं अब साइन कर देता हूँ, लो मैं सेंक्शन कर देता हूँ। अब मुझे बताओ जो डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठे किए थे ऑडिट के दौरान, मुझे लगा कि इन डॉक्यूमेंट के बेस पर मैं रिपोर्ट में कुछ ना कुछ डाल सकता हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट क्या हो गए, सही हो गए। क्या अभी भी मैं उसको फाइल में लगा के रखूं? ये देखो, मैनी डॉक्यूमेंट्स आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। तो क्या जरूरी है कि असेंबली के दौरान ये सारे एविडेंस इकट्ठे किए जाए, सभी को फाइल में जगह मिले, ऐसे जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट रिडंडेंट है या इररेलेवेंट है वो हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। डोंट कैरी या डोंट कीप इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जब हम ऑडिट कर रहे थे तब तो वो इश्यू था, बट वो इश्यू क्या होगा, रिजोल्व हो गया। तो क्या मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट आगे भी लेके जाने? नहीं, जब इश्यू ही नहीं है तो किस लिए रखना है। तो असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इसको बोलते हैं बेटा, कि जितने तुमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए उसमें से ये देखो अब तुम्हें कितने लेके जाने साथ, बाकी सब क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। ये काम विद इन 60 डेज होना चाहिए। कहां से? फ्रॉम द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हुई है उसके मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अंदर वर्किंग पेपर की फाइनल फाइल बनाओ और अपने ऑफिस में ले जाओ। इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक बात है। तीसरी बात ये उठती है, सर ये ऑडिट फाइल तो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। बिल्कुल सर, ये ऑडिट फाइल है। ऑडिट फाइल या डॉक्यूमेंटेशन कहता है सर इसमें कितने पेज होने चाहिए। ये कितनी मोटी बनाऊं ये फाइल में, इस फाइल में कितने पेज होने चाहिए, 100, 200, 250, 300? कहता है भाई डिपेंड करता है ऑडिट फाइल की मोटाई कितनी हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ ऑडिट। नेचर ऑफ ऑडिट, आपकी ऑडिट कौन से नेचर की है। नेचर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कंपनी। अब सपोज करो, आप बताओ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो और एक आप ट्रेडिंग कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, बताओ कौन सी कंपनी आपके अकॉर्डिंग बड़ी होती है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग। तो कहां पर चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो जहां चेकिंग ज्यादा करो वहां पर डॉक्यूमेंट क्या होंगे, ज्यादा। तीसरा रिस्क, रिस्क किस चीज का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस कम है, कहां गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है। बताओ, जहां गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे वहां पर आप अपना ऑडिट प्रोसीजर कम परफॉर्म करोगे, ज्यादा ऑडिट कम करोगे, ज्यादा ज्यादा ऑडिट ज्यादा करूंगा तो एविडेंस कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। टाइप ऑफ एविडेंस, अब बताओ एविडेंस कितने तरह के होते हैं। एक होता है विजुअल एविडेंस, मैंने देखा, अब बताओ इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करूं, जो देखा गया है उसको रिकॉर्ड में कैसे लगाऊं, नहीं लग सकता। अगर मैं किसी से कोई इंक्वायरी करता हूं, पूछताछ करता हूं, कोई डॉक्यूमेंट मांगता हूं, तो उसकी फोटोकॉपी तो लगाई जा सकती है। तो विजुअल एविडेंस को फाइल में नहीं लगाया जा सकता, तो वो फाइल में आएगा ही नहीं, तो फाइल की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
एटसेट्रा। ये कुछ फैक्टर है जो ऑडिट फाइल की मोटाई को अफेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट। ऑडिट फाइल की एक्सटेंट, मोटाई बेसिकली। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब तक करनी है, कितनी करनी है भाई, कहता डिपेंड करता है ऑडिट किस तरह की है, क्लाइंट किस तरह का है, रिस्क कितना है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोजेक्ट कौन से परफॉर्म किए हैं, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस हमें कौन से रिसीव हुए हैं, एटसेट्रा, ये सब बातें। ओके, मान लीजिए ऑडिट फाइल काफी ज्यादा मोटी बन गई, ये ऑडिट फाइल है काफी बल्कि है, बल्कि मतलब इसमें नंबर ऑफ पेज ज्यादा है। कल को कोई आके इसका रिव्यू करना चाहे, ये कोई भी रिव्यूअर हो सकता है ये आईसीआई वाले हो, आपके वर्किंग पेपर को रिव्यू करना चाहते हैं, हो सकता है आपका इंगेजमेंट पार्टनर हो जो रिव्यू करना चाहता है, हो सकता है नाफरा वाले हो। ये कौन है, रिव्यूअर है, और ये आपकी ऑडिट फाइल को रिव्यू करने आया है। ठीक है, तो ये ऑडिट फाइल अगर बड़ी ऑडिट फाइल है ना, तो इसमें 2 या 3 पेज की एक समरी होती है, 2 या 3 पेज की, 2-3 पेजेस की समरी होती है, एग्जीक्यूटिव समरी। किस चीज की समरी, ऑडिट कब स्टार्ट हुई, जैसे क्लाइंट का नाम, फाइनेंशियल ईयर, क्लाइंट कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, इंगेजमेंट टीम और इंगेजमेंट पार्टनर कौन थे इसके। इंगेजमेंट पार्टनर मतलब कौन सा सीए इस ऑडिट को हैंडल कर रहा था, और इंगेजमेंट टीम में कौन कौन गए थे, ऑडिट परफॉर्म करने कौन कौन गए थे। ऑडिट कब स्टार्ट हुई, कब ऑडिट खत्म हुई। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, सिग्निफिकेंट इश्यूज ड्यूरिंग द ऑडिट, इस ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट इश्यूज क्या थे, उसको इस पेज पे लिखा जाएगा। और लास्ट में ओपिनियन, इस क्लाइंट पे ओपिनियन आपने क्या दी थी। ये बन गई समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, 2 से 3 पेज की। अब मुझे बताओ समरी क्यों बनाई गई है जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में पड़ी है तो। कहता है सर इसका रिव्यू करना थोड़ा टफ होता है, ये रिव्यू में क्या कर देता है, ईज कर देता है, इजी टू रिव्यू। अब कोई चैप्टर अगर बड़ा है और हम उसके समराइज नोट बना ले तो क्या फायदा होता है, चैप्टर रिव्यू करने में, रिवीजन करने में इजी हो जाता है सर। तो ये 2-3 पेज की जो एग्जीक्यूटिव समरी बनती है, ये इसका फायदा है। इसे एक नाम और भी दिया जाता है, कंप्लीशन मेमोरेंडम। इसे क्या नाम दिया जाता है, कंप्लीशन मेमोरेंडम। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ऑडिट कौन से क्लाइंट की थी, कौन से फाइनेंशियल ईयर की थी, इंगेजमेंट पार्टनर कौन था, इंगेजमेंट टीम कौन सी गई थी, ऑडिट कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, इस ऑडिट के दौरान मेजर इश्यूज क्या थे और उनको हमने कैसे रिजोल्व किया, और ओपिनियन क्या थी। बस इसे कंप्लीशन मेमोरेंडम बोलते हैं। ओके, अगला टॉपिक जो है इसमें कहते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिट फाइल, किसकी प्रॉपर्टी है, ओनरशिप। ऑडिट खत्म हुई, क्लाइंट ने ऑडिट खत्म होने के बाद मुझे चेक दे दिया, कहता है सर ये आपकी ऑडिट फीस का चेक। मैं कहता हूं धन्यवाद सर, मैंने चेक लिया और मैं जाने लगा। जब मैं जा रहा था तो मेरे पास क्या था,
ऑडिट फाइल भी थी। क्लाइंट कहता सर एक मिनट रुको। कहता हाँ जी सर बताइए। कहता सर एक बात बताओ, क्या हमने आपको फीस पूरी नहीं दी? कहता सर पूरी फीस दी है। आप जैसे क्लाइंट मिलते ही कहें कि ऑडिट खत्म होते ही आपने फीस दे दी, नहीं तो क्लाइंट तो नॉर्मली एक एक साल तक फीस नहीं देता। तो ये मैं कहता फिर सर आप एक बात दो, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जा रहे हो, जब हमने आपको पूरी फीस दे दी आप हमारी बुक्स पर लियन क्यों कर रहे हो? कंपनी एक्ट पढ़ा है आपने, ग्रुप 1 पढ़ रखा है। ग्रुप 1 में पावर्स ऑफ ऑडिटर थी सेक्शन 143 के अंदर। तो उसके पास क्या क्या पावर थी? राइट टू एक्सेस द बुक्स, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग, राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, और लास्ट क्या था? राइट ऑफ लियन। अगर क्लाइंट मेरी फीस पे नहीं करता है तो मैं क्लाइंट की बुक्स पे क्या कर सकता हूं? कब्जा कर सकता हूं, और मैं कहूंगा फीस जब तक नहीं दोगे तब तक मैं आपकी बुक्स नहीं दूंगा। याद आया? तो ये कहता है कि सर हम आपने को पूरी फीस दे चुके हैं, उसके बाद भी आप हमारे डॉक्यूमेंट्स पे कब्जा कर रहे हो, लियन कर रहे हो। कहते हैं एक मिनट सर, लियन का मतलब क्या होता है? दूसरों की चीज पर अधिकार करना। ठीक है? कहते हैं ये ऑडिट फाइल तो मेरी वर्किंग पेपर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है भाई। ऑडिट फाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ये मेरी प्रॉपर्टी है भाई, और जो चीज मेरी होती है उसके ऊपर लियन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मैं लेके जाऊंगा, मुझे 7 साल तक अपने साथ संभाल के रखनी है। कहते सर मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई लियन किस पे होता है? बुक्स पे। तुम्हारी बुक्स और पेपर तो वो पड़े हैं, ये तो फोटोकॉपी है उनकी भाई। देखो अब मैंने ऑडिट प्लान बनाया होगा तो मैं ऑडिट प्लान इसमें लगा रखा होगा, नहीं लगा रखा होगा? लगा रखा होगा, तो मेरा प्लान है। प्रोग्राम बनाया होगा तो इसमें होगा। बैलेंस शीट और पी&एल की कॉपी जो आपने दी, कॉपी दी है, ओरिजिनल तो आपको मैंने साइन करके दे रखी है, मैंने तो कॉपी लगा रखी है यहाँ पर। ठीक है? कोई परचेज का बिल था जिसके ऊपर मुझे डाउट था, मैंने उसकी फोटोकॉपी रखी हुई है, ओरिजिनल तो आपके पास पड़ा है। तो भाई इसमें कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपसे आपसे रिलेटेड और आपके पास होना जरूरी है। ये तो ऑडिट के दौरान मैंने ऑडिट कैसे करी उसका प्रूफ है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए क्वेश्चन ऑफ लियन डज नॉट अराइज एट ऑल। लियन होता है कंपनी की बुक्स पे, ये कंपनी की बुक्स नहीं है, मेरी है। पॉइंट समझ में आया? क्लाइंट कहता है कि सर मैं आपके वर्किंग पेपर देखना चाहता हूं, आपने ऑडिट कैसे करी है बताओ। क्या क्लाइंट जो है वो ऑडिटर को बाउंड कर सकता है? क्लाइंट कैन नॉट बाउंड द ऑडिटर टू शो हिज वर्किंग पेपर। कि सर मुझे आपके वर्किंग पेपर देखने हैं। वर्किंग पेपर मतलब समझ गए? ऑडिट फाइल या डॉक्यूमेंटेशन। मैं देखना चाहता हूं आपने ऑडिट कैसे की ना, मैं आपको वर्किंग पेपर दिखाने के लिए बाउंड नहीं हूं। मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, और अगर आपको ऑडिट से लेके कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे एजीएम में करो, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। बट मैंने ऑडिट कैसे की ये मैं शो करने के लिए आपके सामने बाउंड नहीं हूं। हालांकि अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट है ना वो डिस्ट्रॉय हो गए, आपके पास उनकी फोटोकॉपी पड़ी है सर, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमें दे दोगे तो हम भी उसकी फोटोकॉपी करवा लेंगे दोबारा से। हाँ ये बात बोलो। हाउएवर हाउएवर ऑडिटर में ऑडिटर में मेक अवेलेबल पोर्शन या एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्किंग पेपर अवेलेबल टू क्लाइंट ऑन देयर रिक्वेस्ट। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो शायद, यहां पर भी मे है, मतलब मेरी मर्जी है, मैं चाहे तो प्रोवाइड करूं चाहे ना करवाऊं। देखो यहां पर वर्ड ध्यान से देखना, नॉट बाउंड इसका मतलब मे। ठीक बात है ना? तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करना है या नहीं करना है। आप मना कर सकते हो सर ये मेरे वर्किंग पेपर है, मैं आपको दिखाने के लिए बाउंड नहीं हूं। पॉइंट सब में आ गया? ओके। अब बात करते हैं ओवरऑल बेनिफिट्स की।
सबसे पहला एविडेंस, इट सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ये एविडेंस बन जाता है कि ऑडिट हुई है। इट इज द बेस, इट इज बेस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन। ये ऑडिटर की ओपिनियन का बेस है। बिना प्रॉपर ऑडिट फाइल के ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे सकता। इट सर्व्स एज एविडेंस इन द केस ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट द ऑडिटर। जब भी ऑडिटर के खिलाफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगता है कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं की, तो ये किस क्या बनता है, प्रूफ बनता है। ठीक है। यूजफुल यूजफुल इन रिव्यूज। और रिव्यू दो लेवल पे होते हैं, बाय फर्म। याद आया, लिस्टेड कंपनी है तो एसक्यूसी क्या करता है, आपकी फर्म के अंदर भी रिव्यू होना चाहिए, बाय फर्म। ठीक है। और बाय पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यूअर बेसिकली आईसीआई की तरफ से आता है एक बंदा, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, चेक करता है और बताता है कि ऑडिटर जो है वो एसएस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक बात है। हा? ना हर ऑडिट के बाद नहीं, रैंडमली। जैसे पीयर रिव्यू के प्रोविजंस होते हैं, जैसे मेरी फर्म जो है, जो बैंक ब्रांच ऑडिट करती है, वो पीयर रिव्यू उसको करवाना है, वो कंपलसरी है। कई फर्म ऐसी होती है जो अपनी मर्जी से अपना पीयर रिव्यू करवा सकती है। गाइड इन फ्यूचर ऑडिट। अब एक बात हो, आप लोगों ने अभी तक ऑडिट का एग्जाम नहीं दिया, अब आपको कैसे पता लगेगा ऑडिट का एग्जाम कैसा आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हमें कैसे आंसर करना होगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। अब मान लीजिए आपने अभी फर्म ज्वाइन की है और मैं कहूं बेटा उस क्लाइंट की ऑडिट पे जाना है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ऑडिट करनी कैसे है, क्या एविडेंस लेने हैं। तो मैं कहूंगा बेटा उसकी पुरानी वाली ऑडिट फाइल उठा लो। पुरानी वाली ऑडिट फाइल में क्या लगे हुए हैं, ऑडिट एविडेंस। पिछले साल कौन से एविडेंस लिए थे, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, इस साल भी वही करने हैं बेटा। तो ये आपके लिए गाइड बन जाता है इन फ्यूचर ऑडिट। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से बेनिफिट है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, क्लियर है। चैप्टर खत्म हो गया, एक बार बुक में से देखते हैं अब इसको। अभी इसकी बुक ही मिल जाएगी, पूरा मॉड्यूल प्रिंट हो कल मिल जाएगा आपको। छोटा सा चैप्टर है ये, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले जब भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी कौन सा एसे,
एसए 230, ठीक है। ये एसए डील करता है, एसए 230 डील्स ऑन या डील्स विद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंटेशन बनाना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, एसए कब अप्लाई होता है बताओ? बताओ। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 1 हुआ है क्या आपका? चैप्टर नंबर 1 में आएगा कि स्टैंडर्ड्स कई तरह के होते हैं। ऐसे सिर्फ कब अप्लाई होगा? जब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन आ गई, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव सेम मिलेंगे आपको। एसए 230 क्या बताता है, क्या मतलब इसका? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? रेफर टू द रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। मैंने ऑडिट के दौरान कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए, मैंने कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए चेकिंग के लिए, उनसे कौन कौन से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए, और इनके बेस पर फिर मैंने क्या ओपिनियन दी। इसको हम वर्किंग पेपर भी बोल सकते हैं, इसको हम वर्क पेपर भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑडिट फाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही आ गया फिर से, हमारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसके बेस पर हमने क्या किया है? रिपोर्ट इश्यू की है। डायग्राम देखो जो मैंने बनवाया, इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मैं ओपिनियन ही नहीं दे सकता। इट इज अ एविडेंस कि हमने ऑडिट जो की है वो प्लान की है, परफॉर्म की है एज पर एसेज। हमने ऑडिट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग की है, हमने अपनी मर्जी से ऑडिट नहीं करी है। जैसा आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं वही फॉलो किए हैं। फिर से ये आ गया, इसमें एविडेंस है, बेसिस फॉर कंक्लूजन, इसमें एविडेंस है कि हमने ऐसे कंप्लाई किए, ठीक है। पर्पस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्पस या बेनिफिट्स। सबसे पहले ये हेल्प करता है इंगेजमेंट टीम की टू प्लान एंड परफॉर्म दी ऑडिट। हमें अगले साल जाकर क्या ऑडिट करनी है, ठीक बात है। डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात बताओ, बिना आपके काम को रिव्यू किए सीए साइन नहीं करने वाला बेटा, तो सीए को कैसे पता लगेगा कि जैसा मैंने कहा था तुमने वैसे ही काम किया है नहीं किया? अब अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं 10 क्वेश्चन करके आने, मुझे कैसे पता लगेगा अगले दिन तुमने काम किया है? नोटबुक चेक करूंगा, रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, सही बात है। तो रिव्यू कौन कर रहा है? रिव्यू सीए कर रहा है आर्टिकल्स का। अब रिव्यू करोगे दो बातें होंगी, या तो उसने काम ढंग से कर रखा होगा या नहीं कर रखा होगा। नहीं कर रखा तो उसे अकाउंटेबल किया जाएगा उसके काम के लिए। अकाउंटेबल करना मतलब रिस्पॉन्सिबल करना, ठीक बात है। फ्यूचर ऑडिट के लिए भी काम आता है सर, ये फ्यूचर ऑडिट के भी काम आता है, ठीक है। और कल को आपके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो, तो ये आपके लिए क्या बन जाता है? एविडेंस बन जाता है कि हमने ऑडिट की थी और ढंग से की थी। पॉइंट समझ में आ गया? ओके। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, मैं इसको क्या बोलता हूं? साइज ऑफ ऑडिट फाइल। सर ऑडिट फाइल कितने पेजेस की हो? कहता है जी डिपेंड करता है। सबसे पहले ध्यान रखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट होनी चाहिए, जिसके बेस पर आप ओपिनियन दे सको, ठीक है। सफिशिएंट। अच्छा, कैसे डिसाइड करोगे? एनटी क्या होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर। हमने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, ये तो पिछले पेज पे भी आ गया। उसका रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब ऑडिट एविडेंस को ही रिजल्ट बोलते हैं बेटा। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। तो जो एविडेंस आपको मिले वो आपको ऑडिट फाइल में लगाने चाहिए। हाँ, और कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर जो आपके ऑडिट के दौरान आपके सामने आया और आपको लगता है कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए। क्लियर? ओके। क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए? सबसे पहले कोई स्पेसिफिक आइटम आपके सामने आई, उसको रिकॉर्ड करो। हु परफॉर्म दी ऑडिट, इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। एंड डेट, ये भी डायग्राम में बनवाया ना मैंने कि ऑडिट किसने की, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर कौन था, एंगेजमेंट टीम कौन सी थी।
ऑडिट कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, कौन कौन से ऐसे मैटर थे जो आपको ऑडिट के दौरान मिले सिग्निफिकेंट मैटर, और रिव्यू किसने किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें रखी जाती है। ठीक बात है। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई की है आपको लगता है इनकंसिस्टेंट है, सही नहीं है, मेरे सामने एक सिग्निफिकेंट मैटर आया, सिग्निफिकेंट मैटर को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। दो बातें होंगी, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन की, वो मैटर रिजोल्व हो गया, ओके, नहीं हुआ रिजोल्व, अब क्या करें कि सर ये जो मैनेजमेंट जो कह रही है और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है मुझे लग रहा है कि उसमें क्या है, गड़बड़ी है। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट मैटर, the auditor shall document the how auditor address the inconsistency। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिली तो आपने उस इनकंसिस्टेंसी का क्या किया, मैंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया और ये रिजोल्व हो गया, लिखो। मैंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया और ये रिजोल्व नहीं हुआ, इसलिए मैंने रिपोर्ट क्या कर दी, क्वालिफाई कर दी, ये लिखो। हाउ द मैटर डेल्ट, मैटर को आपने कैसे डील किया। दोबारा, ऑडिट किसने परफॉर्म की, कब परफॉर्म की, क्या क्या इश्यूज आए, इश्यूज को डिस्कस करने के बाद आपने उसका उसका क्या, उससे कैसे डील किया, उसको रिजोल्व माना गया या उसके बेस पर आपने रिपोर्ट क्वालिफाई किया, और ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू किसने किया। क्लियर, थोड़ा और समझते हैं। हु परफॉर्म द ऑडिट, बेसिकली इसमें कौन जाता है, किसका नाम जाता है, इंगेजमेंट टीम का। व्हेन, ऑडिट स्टार्ट कब हुई, एंड कब हुई, कोई मेजर इश्यू मिला, अगर मिला तो डिस्कस कर किया इसको, मैनेजमेंट में किस बंदे के साथ आपने डिस्कशन की, और डिस्कशन करने के बाद क्या ये रिजोल्व हो गया या ये इसको रिपोर्ट में डालना पड़ा। फाइनल रिव्यू किसने किया, ये सारी बातें रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है बेटा, ये सारी बातों की फाइल बनानी पड़ेगी। आपने ऑडिट कब शुरू की, कब खत्म की, ऑडिट किसने परफॉर्म की, मेजर इश्यू क्या मिला, किसके साथ डिस्कस हुआ, और उसके बाद रिपोर्ट आपने क्या दी। सिंपल, क्लियर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑडिट फाइल की मोटाई को अफेक्ट करते हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। बताओ, एक लिस्टेड कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी है, किसमें काम ज्यादा होगा, लिस्टेड कंपनी में काम ज्यादा होगा तो यहाँ पर वर्किंग पेपर क्या मिलेंगे, फाइल क्या बनेगी, ऊपर सी बात है ज्यादा, जहां पर एक्टिविटीज ज्यादा होंगी वहां पर वर्किंग पेपर भी ज्यादा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब बताओ, अगर रिस्क हाई हो तो ऑडिट प्रोसीजर मुझे क्या करने चाहिए, कम या ज्यादा, ज्यादा। ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होंगे तो ऑडिट एविडेंस क्या मिलेंगे, तो भाई वही तो वर्किंग पेपर में लगते हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दो होते हैं, एक जनरल और एक क्रिटिकल। अब रिस्क ज्यादा होगा तो कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल परफॉर्म करोगे तो वर्किंग पेपर क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा। क्रिटिकल मतलब डीप, डीप में चेकिंग करना। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, आपके पास जो ऑडिट एविडेंस है आपके अकॉर्डिंग वो कितना इंपॉर्टेंट है, कसर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बताओ उसको ऑडिट फाइल में रखना चाहिए, क्या जरूरत है, डिस्कार्ड कर दो उससे, सर काफी सिग्निफिकेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो फिर उसको वर्किंग पेपर में लगाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने डायरेक्ट कंफर्मेशन की डेटर से डायरेक्ट कंफर्मेशन की कि कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमें इस बंदे से 10 लाख रुपए लेने हैं, आप एग्री करते हो नहीं करते हो, वो कहता है जी मैं कंपनी के बैलेंस से एग्री करता हूं। तो बताइए क्या ये कोई सिग्निफिकेंट इश्यू नजर आया इसमें, कंपनी क्या करे 10 लाख रुपए लेने हैं, वो क्या करे 10 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है डन है।
वो कहता है 8 लाख रुपए देने जी मुझे, तो 10 लाख कहां से आ गए? तो बताओ अब ये एविडेंस आपके लिए सिग्निफिकेंट बन गया नहीं बन गया? इसके बेस पे रिपोर्ट क्वालिफाई हो सकती है नहीं हो सकती है? तो इसको वर्किंग पेपर में लगाना पड़ेगा बेटा। समझ में आया? हाँ। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? एरर। अगर एरर की अमाउंट बड़ी है तो उसको वर्किंग पेपर में लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाएंगे। एरर अगर छोटी मोटी की तो छोटी मोटी गलतियां कहां नहीं होती? रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट, मेटीरियल अमाउंट होनी चाहिए बेटा। ओके। नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन। आपको लगता है कि इस कंक्लूजन को मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं नहीं ये काफी है, और ज्यादा डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज, जैसे विजुअल एविडेंस। विजुअल एविडेंस को आप क्या नहीं कर सकते? डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जांपल हो गए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके बेस पर आपके वर्किंग पेपर की मोटाई, एक्सटेंट डिपेंड करता है? टाइमली प्रिपेयर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि आपकी ऑडिट की क्वालिटी बढ़े, रिव्यू में आपको हेल्प मिले। कल को रिव्यू हो गया और आपके पास एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, इंक्वायरी हो जाएगी आपके ऊपर भी कि आप भी मिले हुए क्लाइंट से। ठीक है। ऑडिट फाइल जो होती है वो क्या होती है? फोल्डर होते हैं, वन और मोर फोल्डर। फोल्डर क्या होते हैं? एक तो हमने कंप्यूटर में देखा है, एक है ना हम एक पाउच रखते हैं प्लास्टिक का बैग, कुछ कागज होते हैं उसको डाल के रखते हैं पैक करके ताकि वो कागज इधर उधर ना हो, उसे फोल्डर कहते हैं। इस तरह गत्ते की फाइल आती है जिसके बीच में रिंग्स होते हैं, पेज को पंच करके उसमें लगा देते हैं, ये सब फोल्डर होते हैं। फोल्डर का मतलब जिसमें फाइल लगाई जाती है। तो ये जरूरी नहीं है फिजिकल फॉर्म में हो, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक बात है। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ऑडिटर शैल असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ओके। ऑन टाइमली बेसिस, ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद जितने डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे करे हैं उसमें से कितने डिस्पोज ऑफ करने, कितने मुझे लेके जाने, ये डिसीजन लो। अच्छा, और मुझे कितने दिन में करना चाहिए? नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये आता है एमसीक्यू में। मैक्सिमम 60 डेज के अंदर ये फाइल, ऑडिट फाइल आपको क्या करनी है? असेंबल करनी है जी। ठीक बात है। क्या मुझे इसमें इन 60 डेज के दौरान ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद मुझे कोई नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? क्यों नहीं सर? ऑडिट प्रोसीजर किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस किस लिए लिए जाते हैं? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो तो दे दिया आपने। तो भाई इट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉइंग अ न्यू कंक्लूजन। ये सिर्फ किस लिए है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। भाई फाइल लेके जानी है आपको अपने साथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। इसका मतलब नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना नई या नई ओपिनियन देना नहीं है। ठीक बात है। चेंजेस में बी मेड इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो वो चेंज कर सकते हो आप। कौन से एविडेंस आपको लेके जाने हैं, कौन से नहीं लेके जाने, आप नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है। आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, जब फाइनल ऑडिट फाइल बन जाएगी, ऑडिटर शेल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद आपको उसमें से पेजेस को डिलीट नहीं करना चाहिए। फाइनल हो गई है, ये लगा दो अलमारी में। ठीक है। ओके। और ये कितने साल तक संभाल के रखनी है? द रिटेंशन पीरियड नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स। कम से कम कितने साल तक संभाल के रखनी है? 7 साल तक। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, बट इसमें से सिर्फ एमसीक्यू ही आता है। ऑडिट फाइल कितने दिन में बननी चाहिए? विद इन 60 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट फाइल कितने साल तक संभाल के रखनी चाहिए? नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जिस दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी वहां से 7 साल तक आपको डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखनी है। ठीक बात है। सर कौन से मैटर सिग्निफिकेंट है जिसको मुझे ऑडिट फाइल में लगाना चाहिए, और कौन से ऐसे मैटर है जो मेरे को डिस्कार्ड कर देना चाहिए? कौन बताएगा? ऑडिटर डिसाइड करेगा। ठीक है। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर
रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। आपको क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कौन सा मैटर आपके लिए सिग्निफिकेंट है, कौन सा नहीं। ठीक बात है। प्रोफेशनल जजमेंट मेड, प्रोफेशनल जजमेंट मेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल, यहां पर सीए की बात चल रही है। सीए जजमेंट लेगा ये कि मुझे कौन सा मैटर सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है, किसको मुझे डॉक्यूमेंटेशन में जगह देनी है, और कौन सा मैटर ऐसा है जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको यहां पर डिस्कार्ड कर देते हैं। ऑडिटर्स कंक्लूजन, ये ऑडिटर का कंक्लूजन है। एंड री इन्फोर्स द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट, तो आपको अपनी जजमेंट में क्वालिटी रखनी चाहिए, आप देखो। ठीक बात है। आगे आओ। कंप्लीशन मेमोरेंडम, कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है, या फिर इसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी भी बोलते हैं। इट इज हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन डॉक्यूमेंटेशन समरी, इसको हम कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, हाउ दे आर एड्रेस्ड। ठीक है। ये जो समरी है, ये जो समरी है, ये समरी हेल्प करती है, समरी फैसिलिटेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेट, हेल्प करना इन रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। कल को कोई रिव्यू और इंस्पेक्शन के लिए आ गया तो कहते इतनी मोटी फाइल है, इस पूरी फाइल को रिव्यू कैसे करूंगा, इसको रिव्यू करने में तो 5 घंटे लग जाएंगे। कहता सर इसमें 2 पेज की समरी दे रखी है, अब वो पढ़ के देख लो, उससे बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिटेल चेक कर ही लो। अच्छा, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। अब मुझे बताओ लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट में ही क्यों बनाते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक बात है। आगे आ जाओ। ओनरशिप किसके हाथ में, बताओ। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशन, मर्जी, वो अपनी मर्जी से इसका कुछ पोर्शन या एक्सट्रैक्ट मेक अवेलेबल, अवेलेबल करवा सकता है क्लाइंट को। बस ध्यान रखना, डज नॉट टू अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। आपको कोई भी ऐसा पेपर शो नहीं करना है जिससे आपने काम कैसे किया या काम कैसे करते हो ये डिस्क्लोज हो जाए, नहीं तो अगली बार क्लाइंट अलर्ट हो जाएगा कि ऑडिट कैसे करता है, मेरे को पता लग गया, अगली बार तैयारी करके रखूंगा। ठीक बात है ना। इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखना। अब बताओ, मैंने क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर क्लाइंट के बंदे को पेपर दिखा दिए, तो क्या मैंने कहीं पर ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस किया है, क्या मैंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया? अरे भाई तुमने रिक्वेस्ट करी है, और तुम्हारी रिक्वेस्ट पर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें अवेलेबल करवा रहा हूं तो मैंने एथिक्स का ब्रीच कहां किया है? इट इज नॉट द ब्रीच ऑफ एथिक्स। पॉइंट समझ में आ गया, खत्म चैप्टर बेटा, इतना ही था ये। ठीक है, चलो इसको कर लो आज। कल मैं आपको बुक प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी।